देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 57 सीटों पर आखिरी चरण का मतदान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटों ने मोदी और शाह के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि इसमें मोदी का क्षेत्र काशी भी है और योगी का क्षेत्र गोरखपुर भी है। और अंदर खाने से यह खबर निकल के आ रही है कि इन 13 सीटों पर मुकाबला भयंकर टफ है, एकदम कांटे का मुकाबला है। और यह मुकाबला यूपी में मोदी और योगी आमने सामने रहकर लड़ रहे हैं। जी हां, बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूपी में योगी जो है वो इंडिया की बी टीम बन चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, योगी जो है वो इंडिया की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मोदी को धूल चटाने के लिए कमर कस ली है और इसका असर यूपी की बनारस सीट पर भी पड़ेगा, जो कि नरेंद्र मोदी का सीट है। 2019 में मोदी जी 4,79,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वाराणसी बहुत ही कम मार्जिन से मोदी जी जीतेंगे जरूर, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से, और यही मोदी का हार होगा। और इसके पीछे वजह क्या है, इस पर विस्तार से खुलासा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में यूपी की एक एक सीट का विश्लेषण, कहां कौन आगे निकल रहे, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले देर ना करें, उनका रुख करती हूं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और 4 जून को नतीजे आएंगे। 57 सीटों पर चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। यहां पर वाराणसी में नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां पर मतदान बचा हुआ है। और साथ ही साथ घोसी और गाजीपुर पर बात करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 में बहुत खराब रहा। लेकिन इन 13 सीटें जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो क्या आखिरी चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देगा और इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश? देखिए अदिति जी की 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की कुछ ना कुछ सीटें थी, और जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली की तख्त की चाबी उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें हैं, और पिछले 2014 हो गया, 2019 हो गया, अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा बीजेपी का। 2014 में 72 सीटें, 2019 में थोड़ी सीटें घटी, लेकिन फिर भी वो 7, 8, 9 का डैमेज रहा। फिर भी 63-64 सीटें अभूतपूर्व प्रदर्शन था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ विपरीत दिखाई देती है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार भाजपा की अंदरूनी झगड़े हैं, इस बार संघ का थोड़ा नाराज होना है, इस बार राजपूत समाज बाहर है, इस बार योगी वर्सेस अमित शाह जी, ऐसे कई फैक्टर्स है। और दूसरी ओर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसके जो 2 मेजर प्लेयर है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही मेजर है, कांग्रेस तो सिर्फ कहने का है। इसका जो गठबंधन जो नीचे तक पर्कुलेट हुआ है, और कांग्रेस एक रीजिन्युएट होती हुई दिखाई देती है, खासकर अविनाश पांडे के जाने के बाद। क्योंकि पिछली बार प्रियंका जी के हाथ में था, प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए अलग बजट और विधानसभा में इतना करने के बाद भी बहुत निराशाजनक रहा। क्योंकि प्रियंका गांधी का सोच तो अच्छा था, प्रियंका गांधी मेहनत भी बहुत कर रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम इतनी करप्ट थी, उनकी जो टीम करप्ट, और इतनी उनके ऊपर महिलाओं के भी काफी आरोप है, महिलाओं का शोषण करने के। तो उसके चलते वो प्रियंका गांधी की मेहनत नीचे तक नहीं गई, और पार्टी बिल्कुल 2.5% पे आ गई विधानसभा में। इस बार अविनाश पांडे को दिया है। अविनाश पांडे एक अलग किस्म के नेता है। वो खुद पब्लिसिटी में नहीं रहते, पीछे रहते और डिलीवरी करते। उन्होंने जहाँ जहाँ गया, राजस्थान में डिलीवरी करी, झारखंड में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक एक गांव में कार्यकर्ता जिंदा रखने का प्रयास किया। तो उससे, और पुराने लोग जो थे जिनकी बेइज्जती होती थी, खासकर प्रियंका जी की टीम ने पुराने लोगों को, क्या आपको बहुत दिया पार्टी ने, अब काय के लिए आए हो मुंह उठा के, इस टाइप की बातें होती थी। उन लोगों को सम्मान मिला, इसलिए कुछ कांग्रेस में भी जान आई। और समाजवादी, और जब राहुल गांधी ने फ्रंट संभाला, तो राहुल गांधी के बदलते तेवर कहीं ना कहीं वर्कर्स में भी जान फूंक देते। तो कुल मिला के यहाँ इंडिया गठबंधन पे मुझे लगता है कि
थोड़ा इस बार इन्होंने जोर करवा दिए बीजेपी सही मायने में। और सिर्फ गठबंधन ही, मैंने इसके पहले आपको बीजेपी की खामियां गिनवाई, क्या क्या हुआ। उसके बाद उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी हमेशा उम्मीदवार काट के देती है, वो नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं डर था। तो यदि हर फेज में तो एक होते आ रहे, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेज पूरा पूर्वांचल वाला फेज मैं कहता हूँ। इसमें योगी आदित्यनाथ की भी वजूद लगा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इज्जत लगी हुई है, उनका स्वयं का चुनाव है इस बार इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाजपा को ये समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं अब गड़बड़ हो रही है। तो किस हद तक, मतलब 4-4 राज्यपाल झोंक दिए गए इस बार। हालांकि वो निजी कार्यक्रम में आए, लेकिन संयोग से कैसा होता है कि बस मतदान के समय ही, उस मतदान के उस पीरियड में, आखिरी 3-4 दिनों में ये सारे मनोज सिन्हा जी आए। मनोज सिन्हा जी स्वयं इधर से ही चुनाव लड़ते थे पहले, इसी पूर्वांचल से। वो निजी कार्यक्रम के नाम से आए और लगातार उधर कार्यक्रम, लोगों से मिलना मिलना, तो वो निजी जो मुलाकातें हैं, वो निजी नहीं रहती, वो पार्टी के लिए होती। एक फिर हिमाचल के जो गवर्नर है उनको बुलाया गया। वो जो है एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र से, मतलब ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मणों की नाराजगी थी बीच में, जो योगी आदित्यनाथ ने हरिशंकर तिवारी के बारे में बोला था, उसको लेके, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी काम पे लगा दिया गया। हालांकि वो भी निजी कार्यक्रम बोलते हैं। उसके बाद राजस्थान के गवर्नर थे वो मिश्र साहब, वो तो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। वो भी लगातार मेहनत करते दिखाई, वो निजी कार्यक्रमों के तहत। और एक नॉर्थ ईस्ट के एक गवर्नर थे, उनको भी बुलाया गया, शास्त्री जी को। वो इसलिए बुलाया गया कि बनारस में स्वयं प्रधानमंत्री को लगा कि इस बार किसी लोकल आदमी को लगाना पड़ेगा, कि वो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काशी में काफी मान सम्मान। तो ये 4-4 राज्यपालों को ऑल ऑफ अ सडन एकाएक चुनाव के सहयोग नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। तो जब आपको राज्यपालों को भी उतारना पड़ रहा है, कि जिनकी कोई वजूद नहीं बचा, इसलिए वो राज्यपाल बनाए जाते हैं, जनरली ऐसा कहते हैं कि भाई ये रिटायर्ड हो गया, तो अब इसको कहा, ये किसी काम का नहीं, तो उसको राज्यपाल बना दो। तो वो लोग भी आपको, क्योंकि मनोज सिन्हा पिछली बार खुद ही 2019 के लहर में, जब सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा था, वो खुद 1 लाख से चुनाव हार गए थे लोकसभा का, लेकिन उनको भी लगा दिया भैया कुछ तो करेगा, ये सोच के। तो हालत तो पतली है। यदि हम सीट वाइज जाए, तो महाराजगंज की सीट जो है, ये बिल्कुल नेक टू नेक है। अभी पंकज चौधरी है, कुर्मी नेता है, इनको पुनर्जीवित किया मोदी जी ने। मोदी जी गोरखपुर गए थे, तो गोरखपुर के मठ नहीं गए थे, लेकिन पंकज चौधरी के घर गए। पंकज चौधरी कुर्मियों में बड़ा नाम है। और योगी वहां पे योगी आदित्यनाथ क्या रोल करेंगे? लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की टीम पूरी निपटाने में लगी है, क्योंकि ये पंकज चतुर्वेदी चौधरी यदि ये जीत जाते हैं अच्छे मार्जिन से, तो फिर ये गोरखपुर में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित होगा, जो मठ का है अभी, वो मठ को भी आगे चैलेंज देने वाला। तो ये भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के वहां पे समाजवादी का अपर हैंड दिखाई देता है, पंकज चौधरी जैसे दिग्गज उतारने के बाद भी, कुर्मियों के वोट के भरोसे लाने के बाद भी। फिर एक कुशीनगर है, जहाँ पे 50-50 मैं मानता हूँ। अजय सिंह पिंटू समाजवादी पार्टी ने उतारा है। एक्चुअली ये एक बड़ा अजीब, ये संथावार करके एक कम्युनिटी है। वो अपने आप को ठाकुर भी कहते हैं, कुछ लोग उनको कुर्मी भी कहते हैं। जो आरपीएन सिंह भी जो है राजा, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी इसी कम्युनिटी के, संथावार कम्युनिटी के हैं। तो उनका उपयोग समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि अजय सिंह पिंटू जो है, वो बहुत बड़ी ताकत है संथावार कम्युनिटी में। और इनका जो संथावार का जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है, उनके जो गंगा सिंह जी, वो भी कुछ दिन पहले आके स्टेज शेयर करके गए अखिलेश के साथ। उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी सामने। बीजेपी ने मुझे दुबे बोल दिया है कि उनको लगता है कि ब्राह्मण चेहरा उतारेगा, तो एक ब्राह्मण वोट है वहां पे। लेकिन अजय सिंह पिंटू अभी तो बहुत एज पे दिखाई देते हैं। फिर गोरखपुर पे आते हैं। गोरखपुर में बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि वहां पे काजल निषाद एक एक्ट्रेस है, उसको उतारा है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि सामने रवि किशन
भोजपुरी एक्टर है। लेकिन संजय निषाद बीजेपी की तरफ से है, तो वो यदि ताकत झोंक दे तो वो निषाद वोट वहां टूट जाएगा। वहाँ गोरखपुर में किसी भी हालत में योगी जी रवि किशन के पीछे ताकत बन के खड़े हैं। वो मठ की राजनीति, वो इसलिए यदि गोरखपुर से ही सीट हार गए लोकसभा की, तो फिर मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सेफ साथ चलना चाहते हैं। बाकी जगह भले ही वो हरवाए बीजेपी को, लेकिन गोरखपुर की सीट वो बीजेपी को निकालेंगे। इसलिए इसमें मुझे बीजेपी एक विनिंग सीट दिखती है। उसके बाद देवरिया के बात करें तो वहां पे देवरिया में ये भी कांटे की टक्कर मान सकते हैं। बीजेपी ने एक ब्राह्मण को उतारा है, त्रिपाठी को, और अखिलेश प्रताप सिंह जो अच्छे एक स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उनको उतारा है। यदि अखिलेश सिंह ठाकुरों के वोट इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, तो वहां पे जो बाकी यादव मुस्लिम जो समाज है, वो समाजवादी पार्टी की वजह से इनके पीछे खड़ा हो जाएगा। तो अखिलेश की सीट वहां निकलेगी, बशर्ते ठाकुर को वोट पूरा वो साथ में ले। तो अब इसीलिए इसको हम कांटे की टक्कर में ये सीट छोड़ रहे हैं। फिर आए बांसगांव, कमलेश पासवान को उतारा है। कमलेश पासवान के पिताजी बहुत बड़े नेता थे, ये वहां से इंडिपेंडेंट भी सांसद जीतते थे, इतनी बड़ी ताकत थी उनकी। लेकिन फिर एक बार स्टेज में चुनाव के दौरान उनके स्टेज पे बंक फेंका, 13 की 13 लोग मारे गए स्टेज पे बैठे हुए, उसमें वो पासवान जी भी मारे गए। उनका बेटा है कमलेश पासवान, उसके ऊपर बीजेपी ने हाथ रखा। लेकिन जो दलित और पासी लोग हैं, वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो पासवान होना भी उनको ज्यादा फायदामंद पहुंचा नहीं रहा है। और कमलेश पासवान इतनी बड़ी पिताजी की विरासत होने के बाद भी बुरी तरह से बांसगांव में फंसे दिखाई देते हैं, ये कमलेश पासवान की। फिर घोसी है, घोसी में राजीव राय समाजवादी पार्टी के क्लियर कट निकल जाएंगे वो, उसमें कोई ये नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा एजुकेशन साम्राज्य है उनका। ये वही है राजीव राय जो पिछले विधानसभा में ईडी की रेड जिनके यहाँ हुई थी, समाजवादी पार्टी के फंडर माने जाते हैं जी। पहली बार उनको टिकट दिया, पैसे से कमी नहीं है। और दूसरी बात है, वहां पे नौनिया कम्युनिटी बहुत है, तो वहां बीएसपी ने नौनिया कम्युनिटी के एक बालकृष्ण चौहान को उतारा है। तो नौनिया कम्युनिटी यदि वोट वो काटता है, तो फिर यहाँ पे बीजेपी के जो राजभर है वो मुझे मुश्किल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सेलमपुर, वहां पे उमाशंकर राजभर है समाजवादी पार्टी के, अपर हैंड है। हालांकि रविंद्र कुशवाहा तीसरी बार रिपीट किया है बीजेपी ने, लेकिन बीएसपी ने वहां पे भीमा राजभर को उतारा है। तो कुल मिलाकर जो वोट बीएसपी का जाता था बीजेपी को, वो वापस यदि आता है तो वहां समाजवादी को अपर हैंड दिखाई देता है रमाशंकर राजभर का। उसके बाद बलिया आते हैं। बलिया ये वही चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, एक युवा तुर्क कांग्रेस में विद्रोही तेवर अपनाते हुए और जीवन भर कभी मंत्री पद नहीं लिया, बने तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वो चंद्रशेखर जी। उनके बेटे नीरज शेखर को बीजेपी ने टिकट दिया है। और बलिया में समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उतारा है। पिछली बार सनातन पांडे जो है वो मात्र 13,000 वोट से हारे थे, और ये कहा जाता है कि इनको कलेक्टर ने हरवाया था, मतलब अधिकारियों ने मिली भगत से इनको हरवा दिया था। इस बार पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, और नीरज शेखर का इनएक्टिव होना अपने लोकसभा क्षेत्र में उनको वहां पे बलिया में तकलीफ में लाया है। फिर गाजीपुर तो अफजल है, समाजवादी पार्टी का बड़ा क्लियर कट है वहां पे। पारस राय बीजेपी ने उतारा है, लेकिन उसके सामने कोई, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर कट समाजवादी को जाती हुई दिखते हैं। फिर चंडोली है, चंडोली में महेंद्र पांडे को उतारा बीजेपी ने, ये प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। उसके सामने समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह वहां, और बीएसपी ने मौलिया को उतारा है। तो ठाकुर, वीरेंद्र सिंह के साथ ठाकुर, मुस्लिम और यादव, ये कॉम्बिनेशन यदि होता है
तो वो क्लियर कट वहां चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं, प्रोवाइडेड मैंने बशर्ते जो मौलिया है बीएसपी के, वहां उनके भी कम्युनिटी का एक वोट है। यदि वो मौलिया का वोट वो काट गए तो वो बीजेपी के लिए और झटका होगा और महेंद्रनाथ पांडे फंसे दिखाई देते हैं। फिर आए मिर्जापुर। अब मिर्जापुर में, ये मिर्जापुर की सीट मुझे लगता है कि ये एनडीए गठबंधन को जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रिया पटेल है, तो अनुप्रिया पटेल का एक कुर्मी वोट है, करीब करीब 3-3.5 लाख। और ये कुर्मी वोट ब्लाइंड अनुप्रिया, हालांकि अनुप्रिया की बहन जो है पल्लवी, उसने भी एक पूर्वी उम्मीदवार अपने पार्टी से उतारा है। समाजवादी पार्टी ने रमेश विंद उतारा है। विंद भी एक जाति है महिला, उनका भी एक करीब करीब 1.5 लाख का वोट है वहां पे। अब बीएसपी ने त्रिपाठी को उतारा है, तो लेकिन यहाँ अपर हैंड मुझे मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को दिखता है अपना दल के लिए। और फिर हाँ, और फिर रॉबर्टगंज है, वहाँ छोटेलाल खरवार है, वो समाजवादी पार्टी से है और मुझे वो एज उनकी दिखाई देती है, वो सीट निकाल लेंगे। बीजेपी ने रिंकी कौल को उतारा है, जो गठबंधन में अनुप्रिया के पास सीट गई है ये रॉबर्टगंज की। तो यहाँ बीजेपी का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वहां मिल नहीं रहा है। तो छोटेलाल खरवार यदि यहाँ से निकल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये टोटल 13 सीटों का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश के। तो इन 13 सीटों में इतना तो समझ में आता है कि कई कोई एक या दो सीटें ऐसी हैं। मैं बनारस की सीट हमने इसमें शायद बनारस की तो बात ही नहीं की, वाराणसी की नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी के सामने अब जो भी रहा वो तो, क्योंकि वो सीधा भगवान के अवतार है तो वो तो चुनाव जीतना ही है। लेकिन अदिति जी यहाँ एक पेच फंसा है। यदि मोदी जी 1 लाख से चुनाव जीतते हैं या 50,000 से चुनाव जीतते हैं तो वो बहुत बुरी हार होगी। मोदी जी को कम से कम 3-4 लाख से ज्यादा से चुनाव यहाँ से जीतना चाहिए। और मुझे लगता है कि गठबंधन जो है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन, ये इसी में लगा है। उन्हें वो जानते हैं कि मोदी जी हारेंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मोदी जी का ग्राफ भी नीचे आया है। तो यदि वहां गैप, मतलब विनिंग कितने वोट से जीते, यदि वो 50,000 से 1 लाख के बीच में आया तो ये भी फिर भाजपा के लिए चिंता का विषय होगा बनारस में। और इस बार ये 13 सीटें इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार गाजीपुर और घोसी को छोड़ करके हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर मतलब 13 में से 2 निकाल दे तो 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तरह रिकॉर्ड को बना के रखना होगा। एक भी सीट गया तो बड़ा नुकसान बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये हमने बताया ना आपको कि इसमें कोई भी सीट ऐसी, एक मोदी जी की एक सीट निकलती नजर आती है और एक हाथ अनुप्रिया की एक सीट निकलने की बड़े बड़ी क्लियर कट आती है। बाकी बीजेपी की सारी सीटें फंसी हुई है बुरी तरह से। प्रधानमंत्री की भी सीट कहीं ना कहीं फंसवाने का प्रयास हो रहा है। हाँ, मतलब 2019 के मुकाबले में अगर कम वोट उनके पास पहुंचते हैं तो बात तो खत्म हो ही जाएगा। ये तो दिखाएगा ही कि वो कहीं ना कहीं हार की ओर ही इशारा करेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी आपके साथ ये रिकॉर्ड होने से पहले ही कांग्रेस ने अपना सर्वे रिपोर्ट जारी किया, जहां पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इंडिया अलायंस जो है उनके खाते में 332 सीटें जा सकती है। कल से ही एग्जिट पोल चालू हो जाएगा, लगभग नतीजे और रुझान पर बात शुरू हो जाएगी। तो इंडिया जो ये दावा कर रही है कि 332 सीटें और बीजेपी को 196 से 200 सीटें देती हुई नजर आ रही है, ये कितना जेन्युइन है? देखिए, ये दावे तो 400 पार के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन 332 पार कर रहा है। यदि इंडिया गठबंधन 332 आता है तो फिर एनडीए कहां तक आता है, ये देखना है। लेकिन शायद जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया उसमें इतना तो साफ आपने भी किया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। अल्पमत की सत्या भले ही वो, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, कोई दो मत नहीं, बिल्कुल बनेगी। लेकिन 272 लेकिन हाँ, 272 से नीचे कितना आते रहती है, इसी पर सारा इसी पे सारा दामोदमार है कि फिर बीजेपी में खेल क्या होंगे। सारा खेल इस पे। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देश नीति के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।